Hello everyone, how are you all? I hope you are guys doing well. So today we are going to finish with day 13. I know I am lagging behind, but yes, we are going to catch up today. All of these classes are going to be for 1 hour only, so let's hope that you guys are going to stick with me, right? आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का जितने भी सारे पार्ट है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमने बहुत सारे जो भी टॉपिक्स थे जितना हो सकता था उतना आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट, है ना। पहले तो जान लेते हैं कि क्या है ये और कहाँ से आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। कुछ नया खोजने के लिए ही हम रिसर्च करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पुराना हो और उसमें फिर से आप रिसर्च कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर कुछ ओल्ड कुछ भी है एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास जो है, हमें उसमें ऐड ऑन करना होता है। हमें उसमें क्या करना होता है? ऐड ऑन करना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिसर्च, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन जो C.R. कोठारी ने दिया था। रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, अब देखिए रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। याद रहेगा रिसर्च क्या है? साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन सब का? देखिए, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड एवेल्यूएशन। ये सारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में से आता है। ठीक है, देखिए यूजीसी नेट ना कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ टॉपिक आया जहाँ पर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा रिसर्च का, ये आपको बोलना है, तो आप यही बोलेंगे। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना हाँ एक ब्लैंक स्लाइड्स ले लेती हूँ ताकि मैं आपको लिख के पढ़ा सकूँ। देखिए रिसर्च क्या है, हम रिसर्च को क्या बोलेंगे? साइंटिफिक, साइंटिफिक, है ना। अब देखिए साइंटिफिक रिसर्च कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर लैबोरेटोरी होता है ना। जहाँ पर आप लैब में जो रिसर्च है उसे कंडक्ट कर सकते हो, जहाँ पर जो सैंपल है उसे आप कंट्रोल कर पाओ, जो एनवायरनमेंट है या फिर कंडीशंस है, आप उसे क्या कर पाओगे? कंट्रोल कर पाओगे, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक रिसर्च। उसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक रिसर्च कहेंगे। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के अलावा भी और भी रिसर्च होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? एक मिनट रुक जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मैं इसे डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ प्लीज़। और मेरा जो आई ड्रॉप है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो एक मिनट रुक जाओ। यस, जो सोशल साइंस हमारे होते हैं वो सोशल साइंस किस किस काम में आते हैं? कौन से रिसर्च हम सोशल साइंस में करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, सब्जेक्टिव होता है ना। लेकिन जो साइंटिफिक वाला होता है वो आप ऑब्जेक्टिवली करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंडिया में बैठकर कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप जब USA में जाओगे, UK में जाओगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा? एक ही रिज़ल्ट आएगा। उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक रिसर्च में डालते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए सोशल साइंस ने क्या कहा कि नहीं, सोशल साइंस में आप ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंडिया में जो रिसर्च आप करोगे, क्योंकि ये सोसाइटी के ऊपर बेस है, कल्चर के ऊपर बेस है ना। तो क्या हो जाता है कि
यहाँ का जो फाइंडिंग्स होता है वो आप अमेरिकन या फिर दूसरे किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, याद रहेगा। सो साइंटिफिक रिसर्च दोनों ही साइंटिफिक होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। जहाँ पर लैब में रिसर्च होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, और जो साइंस का, सोशल साइंस का रिसर्च होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन दोनों रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होता है। जो आप नॉलेज जो है वो ऐड करना चाहते हो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, जो फाइंडिंग्स है उसे आप क्या करना चाहते हो, न्यूट्रल करना चाहते हो, है ना। याद रहेगा इतना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या आता है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड एवेल्युएशन। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी में फीचर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आता है। क्या क्या फीचर्स है देखिए। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ये साइंटिफिक रिसर्च के ये ही फीचर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर, एम्पिरिकल एविडेंस, वेरिफिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्या होता है, ये सब फीचर्स है। कौन से फीचर्स है, साइंटिफिक रिसर्च के फीचर्स होते हैं। जो क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, और क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर होता है, एम्पिरिकल एविडेंस होता है, वेरिफिकेशन होता है एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। अब सिंपल से याद रखो इतना। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी रहेगा, क्यों ऑब्जेक्टिविटी रहेगा, क्योंकि आप इसे ऑब्जेक्टिविटी इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि आप ये बहुत सारे पॉपुलेशन में डिवाइड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसीड्यूर जो है वो फॉलो किया जाता है, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड में सेम आएगा। ठीक है, एम्पिरिकल एविडेंस होता है। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली आप इसे अप्लाई करते हो। ओके, वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आप इसे वेरीफाई कर पाओगे, ये रिलायबल होता है। ठीक है, और क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो यहाँ पर कर रहे हो वो लॉजिकली हर जगह वैलिड होगा, है ना। ठीक है, स्टेप्स क्या होता है देखिए, ये स्टेप्स याद रखिएगा, यहाँ से तो PYQ बनता ही है। रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, क्वेश्चंस बनता है। पहला क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सोसाइटी में दिखेगा, आप उसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद प्रॉब्लम सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर जितने भी सारे काम अभी तक हो चुका है, जितने भी सारे लिटरेचर आपको मिला है, जो भी आपने साइंटिस्ट बोले, सोशोलॉजिस्ट बोले, जिनका भी आपको काम लगता है कि रेलिवेंट है, यहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है, वो सब आप लिटरेचर को रिव्यू करोगे। उसके ऊपर बेस करके आप अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, है ना। अब देखिए यहाँ तक हाइपोथेसिस तो आ गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद हाइपोथेसिस आ गया, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद यहाँ पर और एक चीज़ आता है जो कि रिसर्च गैप से हम जानते हैं कि रिसर्च गैप को आपने आइडेंटिफाई किया, है ना। आप रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किए बिना ये नहीं बोल सकते कि आप वो रिसर्च करेंगे, है ना। आपको रिसर्च गैप को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन में तो और भी सारे पार्ट आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स भी डालोगे और रिसर्च क्वेश्चंस भी डालोगे, है ना। अब रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या आता है, रिसर्च डिज़ाइन में देखिए फर्स्ट में आता है क्या, डेटा
रिसर्च क्वेश्चंस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रिसर्च डिज़ाइन में डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, उसके बाद क्या आएगा, डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, देखिए डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, उससे पहले यहाँ पर सैम्पल भी तो आपको सिलेक्ट करना है ना। सैम्पल साइज़ क्या होगा, कैसे आप सैम्पल चूज़ करोगे, वो सब भी रिसर्च डिज़ाइन में आता है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। जो स्टेप्स है ये क्लियर हुआ पहले। रिसर्च डिज़ाइन में डेटा कलेक्शन से पहले भी आपको कुछ सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करना होता है, और वो क्या है, ये वाला पार्ट और एक बार लिख देती हूँ, है ना, थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, इतना कंफ्यूजन से आप पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, सो यहाँ पर देखो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या आता है, यहाँ पर सैम्पल साइज़ आता है ना। सैम्पल आप कैसे चूज़ करोगे, सैम्पल साइज़ में और भी डिवीज़न होगा, जियोग्राफिकल नॉलेज कहाँ पर होगा, जियोग्राफिकल साइज़ क्या होगा, वो सब भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सैम्पल साइज़ हुआ, याद रहेगा, सैम्पल साइज़ एंड सैम्पल एरिया, उसके बाद डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में भी बहुत सारे डिवीज़न होता है, आप क्वालिटेटिव करोगे या क्वांटिटेटिव करोगे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लोगे या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लोगे, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पर भी दे सकता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड उसके बाद इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, याद रहेगा। ओके, सोशियोलॉजी को ऑगस्ट कोत ने क्या क्या था, पहले सोशल फिजिक्स बोला था, है ना। सोशियोलॉजी को ऑगस्ट कोत ने पहले क्या बोला था, सोशल फिजिक्स बोला था, और ये वर्ड किसी ने ये वर्ड पहले ले लिया गया था, तो उसके बाद इसे चेंज किया गया, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होता है। बेस्ड ऑन द पर्पस के ऊपर बेस करके क्या होता है, ये दो तरीके का होता है, एक होता है बेसिक रिसर्च और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए बेसिक रिसर्च में क्या होता है, जहाँ पर आप एक थ्योरी जो है वो डेवलप करोगे, नॉलेज ओरिएंटेड होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम। अब देखिए बेसिक रिसर्च में इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर आपको लैब की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्या होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी आप मेंटेन नहीं करते हो, और क्या हो सकता है, या फिर कर भी सकते हो, वो चूज़ आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन ज़्यादा सा नहीं होता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव, याद रहेगा, वेरी गुड। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, सॉल्व्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, है ना। जैसे कि हमें वैक्सीन चाहिए था, तो वैक्सीन हमें कहाँ पर मिला, कैसे हमें मिला, उसके लिए डॉक्टर्स के हमने मदद ली, जो रिसर्च करके हमारे लिए ये बनाए, है ना। ये प्रैक्टिकलिटी है, ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च में आता है, ये किस में आता है, अप्लाइड रिसर्च में आता है, ठीक है। या फिर देखिए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, इसके ऊपर अगर आपको रिसर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोशल साइंस में हमें क्या दिया जाता है, सोशल साइंस में हमारे पास और एक सेक्शन होता है जहाँ पर ये बोला जाता है कि आपकी ये जो थीसिस है या फिर पेपर है, ये कैसे जो हमारे प्रोग्राम्स है उनमें मदद कर सकता है ना। ये जो सारे जो प्रोग्राम है किस में कैसे मदद कर सकते हैं, तो वो हम किस में डालते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के अंदर जो है उन्हें डालते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन नेचर, अब रिसर्च कैसा होगा उसके ऊपर बेस करके इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें ये याद रखना है, क्वांटिटेटिव की और क्वालिटेटिव की। अब देखिए क्वालिटेटिव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यहाँ पर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगा, स्मॉल सैम्पल होगा, सब्जेक्टिव मीनिंग होगा, है ना। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहाँ पर डिटेल अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं कि हम इन डेप्थ जाके इसे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, स्मॉल सैम्पल साइज होता है। क्वालिटेटिव स्टडी अगर आप करने जाओ, आप ऐसा नहीं करोगे कि 1000 पर्सन्स ले लिए कि आपको स्टडी करना है, इतना क्वालिटेटिव स्टडी आप कर नहीं पाओगे, है ना। ये क्वालिटेटिव स्टडी 200 से 300% के अंदर आप रख सकते हो। अगर पीएचडी थीसिस की बात कर रही हूँ, अगर कोई पेपर पब्लिश की बात हो तो और भी सैम्पल साइज जो है वो कम हो जाता है, 30, 40, 50 पीपल इंसान के ऊपर भी आप जो है सैम्पल साइज ले सकते हो, है ना। सब्जेक्टिव मीनिंग जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक इंसान अकेला क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ना कि हम ऑब्जेक्टिवली इसे स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, लार्ज सैम्पल साइज होगा, है ना, सर्वे होगा। स्टैटिस्टिकल टूल्स की अगर बात करें तो क्या होगा, सर्वे होगा, एक्सपेरिमेंट होगा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम करेंगे। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेथड्स क्या क्या है। यहाँ पर इंटरव्यू मेथड्स की हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, एथनोग्राफी की बात करते हैं, केस स्टडी की बात करते हैं, है ना। ये सब कौन से मेथड में आते हैं, क्वालिटेटिव में आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ओके, मैक्स वेबर की अगर बात करें तो वर्स्टीहेन अप्रोच यहाँ पर दिया गया है, एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन। अब देखिए क्यों यहाँ पर क्वालिटेटिव में मैक्स वेबर की नाम ही बोला गया है, थोड़ी देर यहाँ पर सोचिए, आप लोगों को आंसर पता है, आप जानते हैं इसे। क्यों यहाँ पर मैक्स वेबर की बात किया जा रहा है, क्योंकि मैक्स वेबर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार वर्स्टीहेन अप्रोच उन्होंने दिया था, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अगर हम क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू क्या, रेलिवेंस की बात उन्होंने की थी, है ना, जहाँ पर वैल्यू न्यूट्रलिटी की उन्होंने बात की थी कि हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारा ओपिनियन है हम उसे जितना कम हो सके उतना करें। उसे ही तो हम क्या कहते हैं, मैक्स वेबर। ठीक है, मेजर रिसर्च मेथड इन सोशोलॉजी, यहाँ पर देखिए सर्वे मेथड की यहाँ पर बात किया जाता है, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स किया जाता है। टूल्स क्या क्या है, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। इन सारे टूल्स से क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। और एडवांटेजेस क्या है इनका, लार्ज पॉपुलेशन स्टडी हो गया, है ना। और लिमिटेशन क्या है, सुपरफिशियल आंसर। ठीक है, अब देखिए मेजर रिसर्च मेथड इन सोशोलॉजी, जहाँ पर सर्वे मेथड और केस स्टडी मेथड की यहाँ पर बात किया जा रहा है, जहाँ पर आप सर्वे मेथड में क्वेश्चनेयर और शेड्यूल की यहाँ पर बात कर सकते हो, है ना। क्वेश्चनेयर की मदद से आप आंसर कलेक्ट कर लो या फिर शेड्यूल की मदद से आप आंसर कलेक्ट कर लो। बट जो प्रॉब्लम यहाँ पर होगा कि एडवांटेज क्या है कि आप बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट कर लोगे, लेकिन लिमिटेशन क्या आएगा कि यहाँ पर आपने ऐसे स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो बना दिया है और उसके बाहर तो वो कोई आंसर कर ही नहीं सकेगा, तो वो क्या होगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर केस स्टडी मेथड की अगर बात करें, डिटेल स्टडी होगा,
आप एक यूनिट की डिटेल स्टडी कर पाओगे, उसे ही तो हम केस स्टडी मेथड बोलते हैं, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर पर्सन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इन सब की आप डिटेल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड जो है दिया गया है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड की यहाँ पर बात किया जा रहा है। मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर थ्रू डायरेक्ट वॉचिंग। आप डायरेक्ट जब किसी ग्रुप में, सपोज करो आपको किसी कम्युनिटी को स्टडी करना है, सोचिए किसी ट्राइबल ग्रुप को आपको स्टडी करना है, ठीक है। सो उस ट्राइबल ग्रुप कैसे आप स्टडी करोगे, सोचो सांथाल जो ट्राइब है उसे आपको स्टडी करना है, वहाँ की कल्चर क्या होता है, वहाँ की मैरिज पैटर्न क्या होता है, क्या वहाँ पर मॉडर्निटी की वजह से कोई भी इफ़ेक्ट पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना। अब देखिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, रिसर्चर बिकम्स पार्ट ऑफ ग्रुप। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की यहाँ पर बात की जाए, थिंकर कौन है, ब्राउनिस्ला मैलिनोस्की, है ना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक हो गया, ये सब किसने स्टडी किया था, ब्राउनिस्ला मैलिनोस्की ने। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की अगर आप बात करें, जो रिसर्चर है वो आउटसाइड ग्रुप्स, मतलब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। ब्राउनिस्ला मैलिनोस्की ने आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक पर जब उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करके क्या किया था, स्टडी किया था, है ना। उन्होंने कुलारिंग के बारे में बोला। सो ये सब क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ से होता है ये सब, जब आप किसी जगह पर जाके पार्टिसिपेट करते हो तब जाके आपको समझ में आता है कि ये सारे ट्राइब से कैसे हैं, ओके। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, रिसर्चर रिमेन्स आउटसाइड द ग्रुप। लेकिन अगर आप किसी ट्राइब के अंदर ना जा पाओ, आप उसे दूर से ऑब्जर्व करो, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट होगा। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है आप उनके तरह रहोगे, खाओगे, वो जैसे करेंगे अपने कल्चर में वो सब फॉलो करोगे। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट में ऐसा आप कुछ नहीं करते हो, आप दूर से उन्हें ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, याद रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर इंटरव्यू मेथड जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। यहाँ पर क्या में देखने को मिलता है, इंटरव्यू मेथड। अब देखिए इंटरव्यू मेथड दो तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपके पास फिक्स्ड क्वेश्चंस होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आप जैसे चाहो अपने ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हो। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर आपने पहले तो एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आपने ले लिया जो सबके लिए बेसिक होगा, उसके बाद सोचिए आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करते हो, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं है ना। आप हर किसी से एक जैसे आंसर तो पाओगे नहीं, तो वो क्या हो जाता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आ जाता है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में हर एक क्वेश्चन जो है होता है वो ओपन एंडेड होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, क्लोज्ड, ठीक है, ओके फाइन। एथनोग्राफी एंड कंटेंट एनालिसिस की अगर बात किया जाए, एथनोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ कल्चर थ्रू फील्ड वर्क। आप फील्ड वर्क करते हो, जाते हो वहाँ पर, वो जाके जब आप स्टडी करते हो वो एथनोग्राफी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 7 दिन गए, आप 7 डेज़ किसी जगह पर जाओगे और उसे कहोगे ये मैंने तो एथनोग्राफी किया है, नहीं। एथनोग्राफी उतना भी आसान चीज़ नहीं है। एथनोग्राफी का मतलब होता है वहाँ पर बस जाके चले आना नहीं, वहाँ पर जाके आपको रहना पड़ता है, साल 1.5 साल रहना पड़ता है, ठीक है, तब जाके एथनोग्राफी होता है। एंथ्रोपोलॉजी में
क्लिफर्ड ग्रेट्स ने थिक डिस्क्रिप्शन की जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। ये थिक डिस्क्रिप्शन क्या है? जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करते हो तो उसे हम थिक डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। ठीक है। कंटेंट एनालिसिस क्या है? ये एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है। किसका सिस्टमेटिक एनालिसिस? टेक्स्ट का, मीडिया का, डॉक्यूमेंट का, है ना। इन सारी चीज़ों की आप क्या करते हो? आप डीप एनालिसिस करते हो। ठीक है। जैसे कि एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर, याद रहेगा? ओके। रिसर्च डिज़ाइन की अगर बात की जाए, दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। ओके। टाइप्स क्या क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च। ये सब क्या है? रिसर्च डिज़ाइन में आता है। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो ये इन्वेस्टिगेट करता है न्यू प्रॉब्लम्स को। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन की बात करें सो इट डिस्क्राइब्स अ सोशल रियलिटी। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करें, इट स्टडीज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉम्पेटिटिव डिज़ाइन की बात करें, कंपैरिजन बिटवीन सोसाइटीज़ एंड ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पेटिटिव डिज़ाइन। ओके। देखिए यहाँ पर ये जो भी वर्ड आप देख रहे हो ना, एक्सप्लोर जब आप करते हो, जब आप न्यू प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो जिसके बारे में आपको क्या नहीं पता होता है, आपके पास हिस्ट्री कम होता है ना, आपके पास लिटरेचर कम होता है रिव्यू करने के लिए, जो करीब करीब न्यू हो तब हम जाके एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन हम कब यूज़ करेंगे? जब आपको बहुत इन डेप्थ जाके स्टडी करना होगा और आप क्वालिटेटिव करोगे, ये क्वालिटेटिव में ही आता है ना, तब जाके आप क्या करते हो? डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन की यूज़ करते हो। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की क्या बात होती है? यहाँ पर स्टडी होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, और ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। ओके। कॉम्पेटिटिव डिज़ाइन में देखो क्या होता है, जब आप सोसाइटीज़ या फिर ग्रुप्स को कंपेयर करते हो। जैसे कि सोचो आपने एक यहाँ पर 3 ट्राइबल ग्रुप आपने लिया और उसके बाद आपने 3 एससी ग्रुप को आपने लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पेटिटिव डिज़ाइन। ठीक है, जिसे हम कंपेयर करते हैं, याद रहेगा। उसके बाद देखिए हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये रिलेशनशिप होता है 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है। टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट। दोनों वेरिएबल में जो रिलेशनशिप होता है उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखिए, एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस सोशल मोबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? कैसे एजुकेशन सोशल मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। आप सोचिए, जो एक बच्चा बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, ठीक है, जिसके पास अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पैसे हों, जिसके पास बहुत सारे मतलब क्या बोले सोर्सेस हो, है ना। सो ये सब उन्हें क्या देगा? बेटर एजुकेशन, वो अच्छा एजुकेशन पाएगा, उसके पास स्किल्स होगा, है ना। सो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में ऊपर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, है ना, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है कॉलेज में जाने के लिए, जिसके पास सोर्सेस नहीं है जाने के लिए, जिसके पास एजुकेशन नहीं है जाने के लिए, जिसके पास स्किल्स नहीं है जाने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो सोसाइटी में ऊपर जा ही नहीं पाएगा। जा पाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो
ऐसे ही एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. सो हाइपोथेसिस इज समथिंग जो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है. आप ये सोच रहे हो, आप रिसर्च में अभी गए नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने रिसर्च किया तो ये हो सकता है ना. सो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं. याद रहेगा, इतना ही याद रहेगा, ठीक है. अब देखिए, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट. आपको लगा था एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी में रिलेशनशिप होगा. नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि नहीं, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको रिलेशनशिप मिलेगा, है ना, जो टेस्टेबल होगा, क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा. आपने रिसर्च किया और उसके बाद आपको लगा कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही है. सो दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके. अब देखिए, वेरिएबल कितने तरीके का होता है. 2 तरीके के वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? कॉज, एग्जाम्पल, एडुकेशन, है ना. एक वेरिएबल है अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंजेस, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज होता रहता है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक इफेक्ट है, जैसे कि इनकम, है ना. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट है, जैसे कि इनकम. क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, दिस आर दी टाइप्स. ये सब वेरिएबल्स का क्या है? टाइप्स है, ठीक है. क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल. ऑलराइट, ये सब क्या है? वेरिएबल की जो टाइप है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है. ओके. सैम्पलिंग मेथड की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. एवरी यूनिट हैज़ इक्वल चांस, तो हम उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पल में डालते हैं, है ना. आपके पास इतने सारे, इस एक घर में आपके पास क्या है? 50 पर्सन्स है और हर एक पर्सन को आप चांस दोगे इक्वली पार्टिसिपेट करने का. किसमें? आप जो कर रहे हो, जो रिसर्च कर रहे हो उसमें. तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. क्या क्या टाइप होता है? देखिए, टाइप से पूछा जा चुका है. प्रोबेबिलिटी सैम्पल एक तरफ दे देंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल भी उसके अंदर ही होगा, और आपको कहेगा कि बस जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल से उसे ढूंढ कर निकालो, ठीक है. सो ये रहेगा, क्या है देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, ये सब किस में आता है? सैम्पल में आता है. ठीक है. अब देखिए, पर्पसेस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पल के नहीं, ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पल में नहीं आता. हे भगवान, यहाँ पर देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल का टाइप्स यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पल का टाइप्स यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, चलिए. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में क्या क्या है? पर्पसिव, स्नोबॉल, कन्वीनियंस. जो मुझे लगता है कि ये मेरे पर्पस को फुलफिल कर सकता है, जो मेरा रिसर्च का पर्पस है, तो हम उसे किस में डालते हैं? तब हम उसे किस में डालते हैं? हम उसे डालते हैं पर्पसिव सैम्पल में. स्नोबॉल सैम्पलिंग किसे हम कहते हैं? जिसे हम डायरेक्टली नहीं जान सकते. ये जाके यहाँ पर जाएगा, ये जाके यहाँ पर जाएगा, ये होगा, तो इसे हम कहेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग. व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग? हम कन्वीनियंस किसे कहते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसे कहते हैं? जो वैसे ही ना, जो आपके रिसर्च को फुलफिल कर सकता है, जो कन्वीनियंट है आपके लिए, जहाँ पर पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, जहाँ पर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करोगे, जो आपके लिए आसान होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर लेकर आएंगे. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पर डेटा कलेक्शन की मेथड यहाँ पर कुछ दिया गया है. प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हो. ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा होता है. ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन
जो मेरा बोलने का मतलब है कि प्राइमरी डेटा जो होता है वो फर्स्ट हैंड होता है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये सब क्या होता है, कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि सेंसस हो गया, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। ये सब किस में आता है, सेकेंडरी डेटा में। याद रहेगा, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट एंड स्केलिंग। अब देखिए ये स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जितना खुद के ऊपर प्रेशर दोगे, वैसे मैंने तो बस अभी अभी कोर्सेज जो है वो चालू किया है। ये भी हमारा पहला मैराथन सेशंस जो है वो चल रहा है। देखिए अब मैराथन हम इसे कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 1 आवर का है, लेकिन कुछ क्लासेस बहुत लॉन्ग भी गया है, तो इसीलिए इसे मैराथन कहा गया था। तो अब देखिए जो प्रॉब्लम होगा कि अभी जो है मैंने एकदम एकदम स्टार्टिंग से शुरू नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आप लोगों को ये याद रखना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये याद रखना है कि जब हमारी क्लासेस फिर से शुरू होगा तो हम एकदम जो ग्रास रूट लेवल जिसे हम कहते हैं, एकदम नीचे से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इस बार बोर्ड में पढ़ें, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जो भी बोर्ड है हम उसमें पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि पीपीटी के अलावा आसानी होगी। मैं कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं है मैं उसमें ही करूँगी, क्योंकि उसमें भी तकलीफ़ है, लाइटिंग फिर सही होना चाहिए, ग्लेज नहीं आना चाहिए, है ना, वो भी बहुत सारे दिक्कत आता है वाइट बोर्ड में पढ़ाने से। देखेंगे, कोशिश करेंगे कि फ्री हैंड पीपीटी के अलावा पढ़ा दिया जाए आप लोगों को, है ना। अब देखिए नॉमिनल स्किल क्या है, जेंडर, रिलीजियन, जहाँ पर बस आप कैटेगरी को याद रखोगे तो वो नॉमिनल स्किल में आता है, ठीक है। ऑर्डिनल स्किल क्या होता है, जहाँ पर रैंकिंग होता है, जैसे कि क्लास, पोजीशन, है ना, ये ऑर्डिनल स्किल में आता है। इंटरवल स्किल क्या होता है, जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हमें मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर। रेशियो स्किल क्या होता है, ट्रू ज़ीरो, याद रखिएगा कि ट्रू ज़ीरो हम कौन से मेजरमेंट पे या फिर स्केलिंग में पाते हैं, तो वो रेशियो स्किल होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड, परसेंटेज, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना होता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या मिलता है, कोरिलेशनल, रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें मिलता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड एंड परसेंटेज। इन्फरेंशियल में क्या क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहाँ पर मीन का मतलब क्या है, एवरेज है। सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, मीन जो है आप ऐसे डिवाइड करके निकल सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, यूजेस ऑल वैल्यूज। लिमिटेशंस क्या है, इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट। लिमिटेशन क्या होता है कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आपके पास रहेगा तो आप उससे इफेक्ट हो सकते हो, है ना। ये एवरेज, सिंपल, आप एवरेज अगर आपको निकालना हो तो आप मीन की इस्तेमाल करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 6, 9, है ना। अगर आप ये ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास, 18, राइट, यस और नो। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों नंबर है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। बहुत ही सिंपल सा है, याद रख सकते हो। सो मीन हो गया। अब देखिए मीडियन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर सीरीज आपको दिया गया है उसके बीच का जो नंबर होता है, मिडिल में जो नंबर होता है वो मीडियन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन, ठीक है। जैसे कि मीडियन की अगर बात करें 4 + 6/2 इज
नहीं, ये एवरेज में आएगा, ठीक है। मीडियन जो है बीच का नंबर ही मीडियन कहलाएगा, ये याद मत रखो, ये गलत बोला गया है। अब देखिए, ओके ओके ओके, नो 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 नो, आई एम सॉरी फॉर इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर आया तो आपको ये करना होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर इवन नंबर आया तो आपको यही करना है, लेकिन अगर इवन नंबर ना आए तो बीच का जो नंबर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, ठीक है। और ये निकालने में देता है, ठीक है। मोड का क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा उसे हम मोड कहेंगे। मार्केट रिसर्च हो गया, सोशल सर्विस हो गया, ये सब किस में आता है, मोड में आता है। मीन माइनस मोड मतलब क्या होता है, मीन से अगर आप मोड को हटा दोगे तो वो क्या आ जाएगा, मीन से अगर आप मोड को हटा दोगे तो वो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर मीन मीडियन मोड के अंदर आपको रिलेशन पूछा जाए तो इसे आप देख सकते हो, लेकिन अगर मोड की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू जो होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ डिप्रेशन में आते हैं, ये क्या है, स्प्रेड ऑफ डेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेंज। सोचिए ये एक जो दिया गया है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7, लोएस्ट वैल्यू क्या है 2, सो दिस इज द रेंज, राइट। वेरिएंस क्या है, एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, उसे हम कहेंगे क्या, वेरिएंस, ठीक है। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन, मोर द वेरिएशन लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर कंसिस्टेंसी, याद रहेगा। सो दिस वॉज इट गाइज। रिलायबिलिटी वैलिडिटी देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, और आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए, और बहुत सारे क्लासेस जो है वो आता रहेगा। एंड चलिए इस बार का जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरीके से दीजिए, एंड आई होप दैट ये क्लास जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे मैराथन्स जो है प्रीवियसली वो सब मैंने अपलोड किया है। कल जो है कुछ सारे थिंकर्स के ऊपर जो है वो वीडियोस आएगा। सोच रही हूँ कि एक ही मैराथन कर दूँ 3-4 घंटे का, अगर एक साथ कर पाऊँ तो, ताकि बार बार जो है वो क्लासेस ना लेना पड़े, एंड हमारा सीरीज़ जो है वो भी पूरा हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। आप लोगों से बाद में मिलते हैं।